नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्य आंदोलन पर चर्चा करते हैं। आपके लिए यह व्याख्यान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ध्यानपूर्वक सुने। प्रयोगवाद की बात करें तो किसी भी साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। उस आंदोलन की प्रक्रिया तो उससे बहुत पहले आरंभ हो जाती है, लेकिन जब बदलाव के चिन्ह हमारे कला रूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं, तभी जाकर हमें उसका आभास होता है। इसी प्रकार भले ही प्रयोगवादी काव्यांदोलन का आरंभ अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक के प्रकाशन काल से माना जाता है, लेकिन इस काव्य आंदोलन की पगचाप पहले से सुनाई देने लगी थी। प्रयोगवाद शब्द से भले ही निराला परिचित न रहे हों, लेकिन उनके दर्शन हमें उनके काव्य में ही हो जाते हैं। उसके दर्शन उनके काव्य में नए परिवर्तन के संकेत मिलने लगते हैं। तार सप्तक तो महज एक बीच का प्रशस्त द्वीप है, जिस पर खड़े होकर हम नई काव्य संवेदना का सिंहावलोकन कर सकते हैं। वस्तुतः छायावादी भंवर से कविता को निकालकर उसे समकालीन परिवेश के लिए प्रासंगिक बनाने का कार्य 1938 के आसपास से ही शुरू हो गया था, किंतु उसे सामूहिक प्रभावशाली रूप तार सप्तक ने ही दिया। वैसे उन दिनों प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। इस निबंध में मुख्यतः तार सप्तक की समीक्षा की गई है। उन्होंने लिखा है, पिछले कुछ समय से ही हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचनाएं कहा जा सकता है। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने वाजपेयी जी का उत्तर देते हुए तार सप्तक की रचनाओं को प्रयोगवादी कहना स्वीकार नहीं किया, परंतु तार सप्तकीय कवियों के वक्तव्यों में प्रयोगवाद या प्रयोग शब्द का बार बार प्रयुक्त हुआ है या वह प्रयुक्त होता रहा है। ऐसी स्थिति में हमें प्रयोग शब्द और उसके उद्भव एवं नामकरण से भी परिचित हो लेना आवश्यक जान पड़ता है। साधारणतः प्रयोग शब्द का अर्थ किसी सिद्धांत के परीक्षण एवं अज्ञात सत्य के अन्वेषण से लिया जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका एवं वक्तव्य में प्रयोग की अनिवार्यता पर बल दिया है तथा नवीन शब्दों के प्रयोग द्वारा सत्यान्वेषण के लिए ललकारा है। प्रयोग किसी भी काल के कवियों ने किए हैं। यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है या जिनको अभेद्य मान लिया गया है। यद्यपि भूमिका लेखक के रूप में अज्ञे ने और कुछ संकलित कवियों ने अपने अपने वक्तव्यों में प्रयोगवाद की नहीं अपितु प्रयोग की बात उठाई थी। तार सप्तक के प्रकाशन के समय से ही प्रयोगवाद का आरंभ मान लिया जाता है। अब तार सप्तक के प्रयोग की भी एक कहानी है। प्रभाकर माचवे ने बताया कि सप्तक निकालने की कल्पना उन्हीं ने की थी। उस पर उन्होंने शुजालपुर में नेमिचंद्र तथा मुक्तिबोध से चर्चा की थी। वे प्रथम संबोधन सप्तऋषि लाए जो स्वीकृत नहीं हुआ। संगीत प्रेमी नेमिचंद्र सप्तक के पक्ष में थे, जिसमें माचवे ने तार जोड़ा और अज्ञे ने तार सप्तक को पसंद किया। तार सप्तक के रूपायन में भारत भूषण ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। योजना के अंतर्गत प्रभाग चंद्र शर्मा और वीरेंद्र कुमार जैन तो आते आते रह गए। वीरेंद्र कुमार को तो पता नहीं चल सका कि उनको सूची से ही बाहर क्यों किया गया है, अथवा संकलनकर्ता ने यात्रा में उनकी सामग्री खोने की जो सफाई पेश की वह सच्चाई थी या बहानेबाजी। उनकी प्रतिक्रिया रही कि मैं शुरू से ही निहायत बुद्धू बेखबर आदमी हूँ। दुनिया की शतरंजी चालों पर मेरी निगाह नहीं रह पाती। भीतर भीतर कोई षड्यंत्र अवश्य हुआ और मेरी जगह पर शायद डॉक्टर रामविलास या कोई और लिया गया।
उस समय शमशेर भी साथ की सीमा में नहीं आ सके और न जाने किस प्रपंच पाश द्वारा दुर्ग के प्रवेश द्वार से ही वापस लौटा दिए गए। जो भी हो, वह कूट चक्र बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। खैर, अग्गे प्रयोगवादी आंदोलन के अगुवा बने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अग्गे में संकलन, संपादन, लेखन की कुशलता थी। उसी के आधार पर वे आगे बढ़ते चले गए। अग्गे का काव्य व्यक्तित्व एक सफल अगुवा के रूप में प्रयोगवादी काव्य आंदोलन का उन्हें नायक बना देता है। यद्यपि प्रयोगवादी नाम से अग्गे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी पाठकों में यह नाम प्रसिद्धता पा गया। अग्गे ने इसका विरोध भी किया। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। यह कथन अग्गे का था। फिर भी हिंदी काव्य जगत में प्रयोगवाद की चर्चा इसके नायक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गे के बिना अधूरी ही रहेगी। तार सप्तक के कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अग्गे, इन 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। इन कवियों का एक ही संकलन में छपने के पीछे क्या उद्देश्य था, इस विषय में अग्गे ने लिखा है कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है सभी की। जीवन के विषय में, समाज और धर्म, राजनीति आदि के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और सर्व स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे समान रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों का सामाजिकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे के जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। यह अग्गे का कथन था। प्रयोग शब्द को यदि बात करें प्रयोग शब्द की, तो प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट का हिंदी पर्याय है और इसका संबंध विज्ञान के प्रयोग से न होकर आधुनिक चित्रकला के प्रयोग से है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। यह हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। तो प्रयोगवादी जो कवि हैं उनका संबंध छायावाद से जोड़ा जाता है। निराला के समस्त काव्य को प्रयोग का एल्बम भी कहा जाता है। अपने एक निबंध तार सप्तक प्रसंग में नेमीचंद्र जैन ने भी लिखा है कि जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में भी थी, जिसमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। इससे यह तथ्य पुष्ट होता है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कुछ समय तक एक साथ एक में घुल मिलकर चलते रहे हैं। इस संबंध में मुक्तिबोध की टिप्पणी को उद्धृत करना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के
अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की भाव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। जहाँ तक छायावाद की अपनी वायवीयता, आदर्शवादिता, अलंकरण, कल्पना, बाहुल्य आदि का संबंध है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ने अपने को उससे अलगाने का प्रयास किया। दोनों ने अपने अपने ढंग से यथार्थ का अनुसरण किया। प्रगतिवाद ने समाजवादी यथार्थ का और प्रयोगवाद ने व्यापक अर्थ में अस्तित्व मूलक यथार्थ। अब प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को भी हम जान लेते हैं, यह समझना भी आवश्यक हो जाता है। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद का प्रभाव है, लाल क्रांति का प्रभाव है इसमें, जबकि प्रयोगवाद विचारधाराओं से मुक्ति की कविता है। हालांकि फ्रायड का सीमित प्रभाव इसमें नजर आता है। प्रगतिवाद समाज का महत्व व्यक्ति से बहुत अधिक है प्रगतिवाद में, और प्रयोगवाद में व्यक्ति का महत्व बहुत अधिक है। प्रगतिवाद में युग चेतना का महत्व न कि अनुभूति के क्षणों का, यानी यहाँ पर युग चेतना को महत्व दिया गया है प्रगतिवाद में, अनुभूति के क्षणों को महत्व नहीं दिया गया। जबकि प्रयोगवाद में क्षणिक अनुभूतियों को महत्व दिया गया है, न कि युग चेतना को। प्रगतिवाद में राजनीतिक व्यंग्यों की भरमार है, जबकि प्रयोगवाद में कविता राजनीति से प्रायः कटी हुई है। प्रगतिवाद में दाम्पत्य मूलक, साहचर्य मूलक और सहज प्रेम दिखाई देता है, जबकि प्रयोगवाद में शहरी किस्म का बौद्धिक व देह मूलक प्रेम दिखाई देता है। प्रगतिवाद मुख्यतः निम्न वर्ग की चेतना कविता के केंद्र में है, और प्रयोगवाद में शहरी मध्य वर्ग की चेतना केंद्र में है। प्रगतिवाद संवेदना को महत्व देता है, शिल्प को नहीं, और प्रयोगवाद में शिल्प का अत्यधिक महत्व है। प्रगतिवाद में अभिधा शक्ति का प्रयोग होता है, सीधे सरल सहज भाव से कवि अपनी बात को कहता है, लेकिन प्रयोगवाद में लाक्षणिकता है, लक्षणा का ज्यादा प्रयोग हुआ है। प्रगतिवाद में प्रतीकों का सामान्यतः निषेध है, और प्रयोगवाद में प्रतीकों का अतिशय प्रयोग मिलता है। प्रगतिवाद में लोक उपमानों का प्रयोग मिलता है पगे पगे, और प्रयोगवाद में उपमानों की नवीनता पर बल दिया गया है। अगर मैं तुमको सांझ की, तो इस प्रकार कल की बाजरे की में भी तो ये कहा गया है, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं पूछ, कभी भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये प्रयोग प्रगतिवाद में तो प्राचीन या सहज प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, लोक जीवन से प्रतीक लिए गए हैं, लेकिन प्रयोगवाद में वो नवीन प्रयोगों पर बल देते हैं। प्रगतिवाद कला कर्म को सामाजिक कार्य मानता है तथा इन दोनों की अद्वैतता की घोषणा करता है, जबकि प्रयोगवाद के अनुसार कविता के प्रति दायित्व और नागरिक दायित्व में मूलभूत फर्क है। कविता का क्षेत्र सौंदर्य अनुभूति का क्षेत्र है। कवि इसलिए कवि होता है कि उसके पास विशेष सौंदर्य अनुभूति होती है, ऐसा प्रयोगवादी कवि कहता है। प्रगतिवादी जो कविता है वो सोद्देश्य मानता है, प्रगतिवादी कविता को सोद्देश्य मानता है और उसका उद्देश्य भी पूर्वतः निर्धारित कर देता है। पूंजीवाद का संहार तथा साम्यवाद की स्थापना का अस्त्र बनना, ये उसका उद्देश्य। अतः प्रगतिवाद रचना और रचनाकार की स्वायत्तता का निषेध करता है। प्रयोगवाद मानता है कि कविता के उद्देश्य कविता से बाहर नहीं होते, वह समाज का परिवर्तन नहीं करती, उसे ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए। आज्ञे का मत है कविता का मूल लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्ति को संस्कारित करना है। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को भी जान लिया। अब हम प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर थोड़ा गौर करते हैं, उन पर चलते हैं। प्रयोगवाद जो काव्य धारा है उसमें अधिकांशतः कवि मध्य वर्ग के हैं
और इनमें से अधिकतर कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख एवं संवेदनाओं को काव्य का सत्य मानकर नए नए माध्यमों से अभिव्यक्त करते हैं। वस्तुतः प्रयोगवाद का सत्य इसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सत्य है। ये कवि उसी यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं जिसे स्वयं भोगते और स्वयं अनुभव करते हैं। जो इन्होंने स्वयं अनुभव किया है और स्वयं भोगा है उसी को ये अभिव्यक्त करते हैं। अपनी व्यक्तिक पीड़ा को आत्मसात करके उसे कविता में प्रस्तुत करने का काम प्रयोगवादी कवियों ने किया। इसी को आलोचकों ने प्रयोगवाद की व्यष्टि चेतना कह दिया। तो ये व्यष्टि चेतना जो है ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवाद ने जहां व्यापक जनजीवन को अपने काव्य का विषय बनाया और व्यक्तिकता को काव्य विषय नहीं बनाया, वहीं प्रयोगवादियों ने भोगे हुए यथार्थ को, व्यक्तिक अनुभूतियों को ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ व्यक्त किया। वे व्यापक जनजीवन की पीड़ा को अभिव्यक्ति न देकर व्यष्टि चेतना को अभिव्यक्ति देते हैं। पीड़ा के रहस्यों को भुक्तभोगी ही जानता है। इसलिए अज्ञे जी लिखते हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अज्ञे की कविताओं में यह व्यक्तिक चेतना, अहमवाद और स्वरति इसमें विद्यमान है। इत्यलम में वे कहते हैं, अहम अंतर गुहावासी स्वरति, क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी रहा, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्भा, बना हूँ करता इसी से कहूँ, मेरी चाह मेरी दहा मेरा खेद। तो वस्तुतः जो प्रयोगवाद की व्यष्टि चेतना वो अस्तित्ववाद से अनुप्राणित है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वह समाज के सामने समर्पण भले ही कर दे, किंतु अंततः नदी के द्वीप की भांति नया आकार देकर अपने अस्तित्व को प्रमाणित भी कर देता है। जैसे हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, फिर चलेंगे हम कहीं, फिर पैर टेकेंगे कहीं, फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। प्रयोगवादी कविताओं की यदि प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा करें तो इसमें संवेदना के अंतर्गत भावुकता और बौद्धिकता का संश्लेषण भी है। प्रयोगवादी कवि में ना तो छायावादी काव्य के जैसी वायव्यता, अति भावुकता एवं कल्पना है, न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह। नगरीय जीवन के दबावों से निर्मित इनकी चेतना में भावना बौद्धिकता से संयुक्त होकर व्यक्त होती है। प्रयोगवादी कवियों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। वे रागात्मकता की बजाय विचारात्मकता को महत्व देते हैं। आज के बौद्धिकता प्रधान युग के लिए वे विचारात्मकता और बौद्धिकता को अपनाना आवश्यक मानते हैं। वे कविता का उद्देश्य बुद्धि को कुरेदना स्वीकार करते हैं। अज्ञे ने कहा है, जैसे जैसे हमारी बौद्धिकता सहानुभूति गहरी होगी, अभिव्यक्ति में व्यंजना आती जाएगी, यह सीधा संवेदना कम होता जाएगा जो किशोर कविता में होता है। धर्मवीर भारती का कथन है, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। अज्ञे ने कहा, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा रखो, जरा सा और पकने दो, ताने और टचने दो। तो ये प्रयोगवादी कविता में है। इसलिए उनकी कविता में यानी काव्यानुभूति में रोमानियत या तीव्रता नहीं बल्कि गैर रोमानीपन तथा उदासीपन या तटस्थता दिखाई पड़ती है।
तो यहाँ पर इसको एक बार पुनः सुन लीजिए आप। सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद है केवल, जरा उनको दबा रखो, उनको और पकने दो, ताने और तचने दो कि उनका सार बनकर धरा को उर्वरा कर दे। ये पूरी पंक्ति। दूसरा, इसमें की दूसरी विशेषता है कि नई राहों का अन्वेषण प्रयोगवादी कवि कर रहा है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया है, जो दिए गए सत्य हैं उनको अस्वीकार किया है। ये परंपरा और रूढ़ी में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए भी रूढ़ियों का विरोध करते हैं। जो रूढ़ियां हैं उनका विरोध करते हैं, लेकिन परंपरा को महत्व देते हैं। देखो यहाँ पर एक अंतर भी बताया गया कि परंपरा एक अलग चीज है, भिन्न है किससे, रूढ़ी से। वे कहते हैं कि परंपरा अर्जित किया गया सत्य होता है, जो दी गई है वह रूढ़ी है। परंपरा तो अर्जित किया गया सत्य है, जो दी गई है वह रूढ़ी है। परंपरा वह है जो व्यक्ति के विवेक के साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। ये कभी रूढ़ियों को तोड़ने या कहें कि यह तोड़ना उन्हें सुखदायी लगता है, इसलिए वो लिखते हैं कि इस दिशा से उस दिशा तक, इस दिशा से उस दिशा तक छूटने का सुख, टूटने का सुख बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे, तीर के जैसे बढ़ेंगे, इसलिए इन सीढ़ियों के फूटने का सुख, टूटने का सुख। प्रयोगवादी कवि अहमनिष्ठ भी है, इसलिए इस काव्य धारा में अहम निष्ठता या व्यक्तिकता इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसमें व्यक्तिकता की प्रवृत्ति तो छायावादी कवियों में भी थी, लेकिन प्रयोगवादी कवियों में अति व्यक्तिकता के दर्शन होते हैं। तुलसी जैसे कवि ने तो कवि न हो नहीं चतुर कहाँ कहकर अपनी विनम्रता व्यक्त की, लेकिन प्रयोगवादी कवि आत्मविज्ञापन करने में गौरव का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। भारत भूषण ने लिखा है, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय पाने की बात कहना तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना है। एम को व्यक्त कर देने के पीछे फ्रायड का भी प्रभाव रहा है। दूसरा, ये व्यक्ति को महत्व देते हैं प्रयोगवादी कवि, क्योंकि अभी बताया कि प्रगतिवाद तो समाज को महत्व दे रहा है, सामाजिकता को महत्व दे रहा है, लेकिन ये इसका निषेध करते हैं, ये व्यक्ति का। तो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर इनका बल है और इनका मानना है कि व्यक्ति समाज से तो नहीं किंतु समाज में अवश्य स्वतंत्र है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कविता जिस अनुभव से रची जाती है वे व्यक्तिक ही हो सकता है, सामाजिक नहीं। अज्ञे नदी तथा द्वीप के प्रतीकों से समाज व व्यक्ति के संबंधों के कई प्रतीकात्मक चित्र खींचे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी की, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना। तो यहाँ पर धारा और द्वीप का जो अंतर है वो अज्ञे ने इसमें स्पष्ट किया कि धारा जो समाज के प्रति समर्पित है, मानो एक प्रगतिवाद, और उसका समाज से विलग कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन समर्पण तो प्रयोगवादियों ने भी किया है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाकर, अपनी पहचान एक अलग बनाकर, तब प्रयोगवादियों ने उसका समर्थन किया, समाज के लिए समर्पण किया। इसलिए वो कहते कि हम स्थिर समर्पण है हमारा, हम धारा नहीं है, हम साथ साथ नहीं चल रहे, हम स्थिर होकर समर्पण कर रहे हैं। और यदि हम धारा बन नहीं सकते और यदि हम बाढ़ आने पर रेत बन गए तो शरीर को हम गंदला कर देंगे।
तो इस प्रकार हम क्या द्वीप ही बने रहना चाहते हैं, अपना ही जो व्यक्तित्व है उसी का विकास करना चाहते हैं और नदी से संस्कार पाते रहना चाहते हैं, समाज से वो संस्कार पाना चाहते हैं, पाने की कामना करते हैं। तो इस प्रकार विशेषता ये भी है प्रयोगवादी कवियों की प्रवृत्तियों में कि ये भी शामिल है कि पाश्चात्य प्रभाव इनके यहाँ पर है। तार सप्तक के प्रकाशन के साथ जो नई काव्य विधा प्रचलन में आई उसे प्रयोगवाद कहा गया। यह प्रयोगवाद शब्द भी अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंटल शब्द का अनुवाद था, जैसे कि अभी भी बताया। यूरोप में बिंबवादी इमेजिस्ट कवियों जैसे कमिंग्स, एज़रा पाउंड आदि ने कविता के फॉर्म में परिवर्तन करके उससे नए नए प्रयोग किए, जैसे लय और तुकों का परित्याग, छंद का त्याग करके गद्य की पंक्तियों को तोड़कर लिखना, जिसे फ्री वर्स कहा जाता था। इन्हीं प्रयोगों की प्रवृत्ति का सामान्य नाम प्रयोगवाद पड़ा था। सन 30 के दशक में अंग्रेजी में इस प्रवृत्ति का प्रचलन अधिक था। टी.एस. इलियट ने जो काव्य लिखे उसमें केवल प्रयोग का ही नहीं, कथ्य का भी चमत्कार था। इलियट के बाद ही ऑडेन, स्पेंडर, इशरवुड आदि नए कवियों ने प्रगतिवादी जो आंदोलन था उसका आरंभ किया। उन्होंने अपनी कविता को न्यू पोएट्री नाम दिया और इसी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। हिंदी में नई कविता इसी अंग्रेजी शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में यह नाम 40 के दशक में आया था। हिंदी में यह नाम 10-15 वर्ष बाद में प्रचलित हुआ। जिस तरह अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटलिज्म के बाद न्यू पोएट्री का आंदोलन आया, ठीक उसी तरह या उसी के अनुकरण के रूप में हिंदी में भी प्रयोगवाद के बाद नई कविता आंदोलन आरंभ हुआ। प्रयोगवाद में क्षण का बहुत महत्व है। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो क्षण का अपने काव्य में बहुत महत्व मानते हैं, क्योंकि अनुभूति का काव्य है और अनुभव क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि क्षण को महत्व देते हैं। प्रगतिवादी जो कवि हैं उन्होंने युगों के आधार पर काव्य अनुभूति का स्वरूप तय नहीं किया। इन कवियों का मानना है कि कविता स्वानुभूति से बनती है और अनुभूति का सहज संबंध क्षण से ही हो सकता है। अज्ञे की प्रसिद्ध कविताएं जो है एक बूंद सहसा उछली या थिर हो गई पत्ती, इस दृष्टिकोण से को प्रबलता से प्रसारित करती है या प्रस्तावित करती है। एक और कविता में यह भाव इस रूप में भी व्यक्त हुआ है, और सब समय पराया है, और सब समय पराया है, बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कंपना, तुम्हारी पलकों का कंपना। तो यहाँ पर प्रगतिवादी की तरह वो समाज या एक तरह से वहाँ पर प्रेम, एक सहज प्रेम नहीं है या लौकिक लोक जीवन से संबंध नहीं है, तो वो अपनी ही मनोदशा में डूबा हुआ है, व्यक्तित्वता को यहाँ पर भी समेटे हुए हैं, क्षण के महत्व दे रहा है। तो इसमें प्रयोगवादी कविता में यौन चेतना की प्रबलता भी है। प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं, जो संभवतः फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए। ये कवि व्यक्ति की सहजता की व्याख्या उसकी यौनिकता की सहज अभिव्यक्ति के अर्थ में करते हैं। अज्ञे का मानना है कि आज के सामान्य मनुष्य का मन यौन कुंठाव से भरा पड़ा है। इन्होंने माना कि नैतिकता का निर्धारण यौन संबंधों से नहीं हो सकता। जो दृष्टिकोण बच्चन ने उत्तर छायावाद के दौरान विकसित किया था, उसी का तार्किक विस्तार अज्ञे, धर्मवीर भारती व नरेश मेहता की प्रयोगवादी काव्य में हुआ है। अज्ञे की सावन मेघ तथा धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा नामक कविताएं इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। धर्मवीर भारती तो लिखते हैं, न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नसों का रेश में उफान मुझ पर शाप कैसे हो।
तो यहाँ पर हमें यौन चेतना की प्रबलता भी इस काव्य में, प्रयोगवादी काव्य में व्यष्टि चेतना से ही उत्पन्न संत्रास, अनास्था, निराशा, कुंठा भी व्यक्त हुए हैं या कवि उन्हें भी अभिव्यक्त करता है। धर्मवीर भारती के ही अंधा युग में यह अभिव्यक्ति हुई है। हम सबके मन में उतर गया है युग, अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दासव्रती, उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय है, लज्जाजनक पराजय है। वस्तुतः प्रयोगवाद की आधारशिला अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद में एक ओर तो व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित की गई है, तो दूसरी ओर उसमें क्षणवादी जीवन दर्शन को महत्व दिया गया है। उन्मुक्त भोग, स्वच्छंदता, नैतिक मूल्यों की अवहेलना, दुखवाद एवं पीड़ा, नास्तिकता, नैतिक मूल्यों का विरोध जैसे मूल्य अस्तित्ववाद ने दिए। नया कवि इन सब से प्रभावित है। प्रयोगवादी कवि अपने लिए आधारभूत सामग्री इस अस्तित्ववाद से खोजता है, इसलिए वो क्षणवाद पर भी यकीन करता है। इसलिए वो कहता है कि आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ आज की अपनी रग रग में अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। प्रयोगवाद में शहरी प्रेम दृष्टि है, तो वो कहता है, तो यहाँ पर इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावनात्मक और काल्पनिक नहीं है। इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है। इनका प्रेम अशरीरी नहीं है, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है। ये कवि प्रेम के प्रति छायावाद की तरह रोमानी नजरिया नहीं रखते, बल्कि एक पारस्परिक जरूरत की पूर्ति समझते हैं इसे। यही कारण है कि प्रेम के प्रति इनके समर्पण भाव या कैशोर उद्वेग नहीं दिखता जो छायावाद में था। इन्होंने आगे की पंक्तियां आप देखिए कि इन्होंने लिखा, फूलों को प्यार करो और झरे तो झरने दो, जीवन का सुख लो देहे मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो, मरे तो मर जाने दो। इस प्रकार हमने प्रयोगवाद को समझने का प्रयास किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम।